दोस्तों नमस्कार, मैं प्रफुल्ल कोलख्यान। आप देख रहे हैं द फंडामेंटल इंडिया। आज 25 जून है और भारत के संदर्भ में इसका एक खास महत्व है। आज ही के दिन 1975 में मध्य रात्रि में देश में इमरजेंसी थोपी गई थी। इमरजेंसी बहुत बुरी थी, बहुत बुरा था आपातकाल। इसकी जितनी आलोचना की जाए कम है और सराहना तो किसी भी कीमत पर इसकी नहीं की जा सकती है। कोई ये नहीं कह सकता है कि आपातकाल की स्थिति बहुत अच्छी थी, यह तो कोई कह ही नहीं सकता है। लेकिन मामला यह है कि आपातकाल की परिस्थिति उत्पन्न ही क्यों हुई, इस पर भी हमें विचार करना ही होगा। और जब हम इस बात को देखते हैं तो कई बातें हमारे सामने आती हैं कि तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति क्या थी। देखिए, इंदिरा गांधी जब सत्ता में आई तो उनके सामने कई चुनौतियां थी। एक तो देश में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का तुरंत देहांत हो गया था। देश तुरंत एक पाकिस्तान के साथ युद्ध में शामिल हुआ था। युद्ध में उसे शामिल होना पड़ा था, 1965 की लड़ाई। और इंदिरा गांधी सत्ता में जब आई 66 में, तो उसके बाद उस समय की स्थिति जो थी वो बहुत भयावह थी देश में, कि आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी और पूरी राजनीतिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। तो इंदिरा गांधी का जो प्रधानमंत्री के रूप में उनका चयन किया गया, उसके पहले कांग्रेस के नेताओं की ही नहीं बल्कि बाहर के नेताओं की भी, जो अन्य दल के नेता थे, उनकी भी उनके मन में बात थी कि इंदिरा गांधी को चाहे जैसे चाहे, हम लोग अपनी राजनीतिक हितों के हिसाब से, राजनीतिक स्वार्थ के लिए इंदिरा गांधी का इस्तेमाल सहजता से किया जा सकता है। इसीलिए इंदिरा गांधी को समर्थन दिया गया ताकि इंदिरा गांधी को अपने तरह से राजनीति में उनका इस्तेमाल किया जा सके। कहने वालों ने तो उन्हें गूंगी गुड़िया भी कह दिया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने जल्दी ही अपनी शक्ति का परिचय दिया, अपनी राजनीतिक शक्ति का परिचय दिया। और देखिए, इस तरह से वो जिस प्रकार की अर्थनीति और जिस प्रकार की समाजवादी नीतियों को वह महत्व देती थी राजनीति में और जो करना चाहती थी, उसका कांग्रेस के अंदर ही काफी विरोध भी था और वह विरोध राजनीतिक था। जब इमरजेंसी लागू हुई तो इमरजेंसी के लागू होने की जो राजनीतिक परिस्थितियां थी, उस पर भी हमें विचार करना होगा कि क्यों इमरजेंसी लागू की गई। इमरजेंसी लागू किए जाने के पहले उसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या थी। सारी बातों पर यहाँ चर्चा हो नहीं सकती है, लेकिन कुछ बातों का इशारा तो किया ही जा सकता है। देखिए, 1969 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस का विभाजन हो गया यानी कि जो लोग इंदिरा गांधी से असहमत थे, वे लोग इंदिरा गांधी की सत्ता से कांग्रेस से अलग हो गए। कांग्रेस हार बन गया। लेकिन इंदिरा गांधी ने अपनी संसदीय सत्ता को, अपने संसदीय बहुमत को बनाए रखा। और जिन मुद्दों पर विभाजन हुआ था उसमें कई ऐसे राजनीतिक फैसले थे जिन पर कांग्रेस के लोग भी सहमत नहीं थे और उनके लिए सुविधाजनक नहीं लग रहा था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ। अब अगर जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो जिन लोगों का शेयर और जिन लोगों का प्रभुत्व बैंकिंग क्षेत्र में था, वे क्या चुपचाप बैठ गए होंगे? उनकी जो राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा या जो उनकी राजनीतिक शक्ति जो थी, उसका उन्होंने इस्तेमाल न किया होगा? जरूर किया था। और बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में तो कोई नहीं था। इंदिरा गांधी ने जिस ढंग से इसे लागू किया, उसको लेकर के न सिर्फ विपक्ष में बल्कि कांग्रेस में भी इसका कोई बहुत स्वागत नहीं था। तो 1969 के बैंकिंग जो राष्ट्रीयकरण हुआ, उसके लिए भी लोगों ने इंदिरा गांधी को बहुत सराहा नहीं, जबकि यह फैसला बिल्कुल जनता के पक्ष में था। और जो क्लास बैंकिंग से मास बैंकिंग में जो शिफ्ट कर रही थी, जो उनको जरूरत थी, जिसको बाद में उन्होंने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो 1975 में इमरजेंसी के समय में, उसके भी बहुत चर्चा नहीं करूंगा, उस समय हुई थी। और उसका एक्ट 1976 में पास हुआ था, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का। तो बैंकिंग सिस्टम को पूरे मास बैंकिंग से जोड़ना चाहती थी, तो उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, क्योंकि बैंकों के पास जो पूंजी होती थी और पूंजीपतियों का उस पर जो वर्चस्व होता था, वह कई बार लोक हित में या जन कल्याणकारी फैसला
को लागू करने में, उनकी नीतियों को लागू करने में उससे बाधा पहुंचती थी। तो उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। कोई जाकर देख सकता है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण में कौन किस पक्ष में खड़ा था, कौन क्या कह रहा था, कौन इंदिरा गांधी को तानाशाह कह रहा था, कौन यह कह रहा था कि नहीं यह नहीं होना चाहिए, कौन उससे असहमत था, कैसे कांग्रेस का विभाजन हुआ। पूरा इतिहास तो यहाँ नहीं बताया जा सकता, उसकी चर्चा नहीं की जा सकती है, लेकिन एक इशारा जरूर किया जा सकता है। तो वो इशारा ये है कि जाकर के देखिए जब देश आजाद हुआ तो बहुत सारे रजवाड़े राजघराने जो भारत में प्रिंसली स्टेट शामिल हुए, उनके लिए प्रीवी पर्स की व्यवस्था की गई और ये संविधान में इसकी व्यवस्था थी और संवैधानिक प्रावधान था। उस प्रावधान को हटाने के लिए इंदिरा गांधी ने लगातार कोशिश की और उसको संवैधानिक सुधार के लिए, यानी कि जो संविधान में उसकी जो धारा थी उसको उसमें संशोधन के लिए आवश्यक बहुमत उनके पास नहीं था। वो 1967 से ही कोशिश कर रही थी शायद, लेकिन 1967 में भी नहीं हुआ और क्योंकि आपस में विरोध हो गया। फिर 1969 में भी राज्यसभा में बहुमत नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन 1971 में इसे लागू करने में वह सफलता हासिल कर ली। और जब यह सफलता हासिल की, जैसे भी राजनीतिक कौशल से उन्होंने इसकी सफलता हासिल की, लोगों ने यहाँ तक कहा कि इसके लिए अध्यादेश लाया गया था और संसद में इसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन बाद में जब संसद की स्थिति भी अच्छी हुई, राज्यसभा में भी बहुमत हुआ, तो 1971 में प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। कोई समझ सकता है कि ये कितना बड़ा राजनीतिक कदम रहा होगा और जो प्रीवी पर्स से जिन राजघरानों को लाभ मिलता था और जो उनसे जुड़े हुए लोग थे, जो उनके समर्थक थे, वे उनके साथ हो गए और जाहिर है कि वे कांग्रेस के और खास करके इंदिरा गांधी के बिल्कुल खिलाफ हो गए, लेकिन उनको कोई राजनीतिक अवकाश तो मिल नहीं रहा था कि वे सीधे सीधे इस बात का विरोध करें, क्योंकि इंदिरा गांधी को अपने संसद में, अपनी सत्ता में उनका एक अधिकार था अपने संगठन में, क्योंकि कांग्रेस से अलग हो जाने वाले जो बड़े नेता थे, जो बुजुर्ग नेता थे, उनकी राजनीतिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी। लेकिन विपक्ष में और जो दूसरे लोग थे, क्योंकि 1969 का 67 का चुनाव था उसका भी असर पड़ा था। बहरहाल ये कि इतना जान लेना काफी है कि प्रीवी पर्स 1971 में जब उसे समाप्त किया गया, उसके बाद काफी राजनीतिक गतिविधि तेज हुई। उन राजघरानों के लोगों के बारे में हमें जानना होगा और उनके साथ जो लोग जुड़े हुए थे, जिनकी राजनीतिक दृष्टि जुड़ी हुई थी, उनका भी ख्याल कर लेना होगा। अभी किसी खास आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं, सिर्फ परिस्थितियों के बारे में हम बात करना चाहते हैं कि किन परिस्थितियों में आपातकाल लागू हुई, इमरजेंसी लागू की गई या देश पर थोपी गई। किसी भी कीमत पर इमरजेंसी की सराहना तो नहीं की जा सकती है, लेकिन इमरजेंसी लगाए जाने लायक जो परिस्थिति पैदा हुई उसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती है, उससे सबक लेना चाहिए। तो ये मामला हुआ। अब 16 दिसंबर 1971 को, जहां तक मुझे याद है, दिसंबर 1971 में पाकिस्तान की सेना ने समर्पण किया भारत के सामने में, और शायद ये ढाका में हुआ था, और बांग्लादेश का गठन हुआ उसके साथ ही। ये कम बड़ी बात नहीं थी कि इंदिरा गांधी ने इस क्षेत्र के भूगोल को बदल दिया, एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ। और जाहिर है कि उसमें भी जो राजनीतिक उसकी जो गतिविधियां थी, जो राजनीतिक रूप से जो उसका समर्थन और विरोध में जो लोग थे वो तो थे ही, वो तो सक्रिय थे। इसी बीच में तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच भी 18 मई 1974 का दिन भारत के राजनीतिक इतिहास में या भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि उस दिन पोखरण में परमाणु परीक्षण इंदिरा गांधी के शासनकाल में संभव हुआ और भारत एक परमाणु शक्ति के रूप में खड़ा हुआ। और यहाँ से जाहिर है कि भारत की राजनीति को एक नई दिशा, एक नई वैश्विक परिस्थिति में उसका एक नया स्वरूप बना। इस बात से कोई इनकार तो नहीं कर सकता है। अगर करता है तो उसके अपने राजनीतिक कारण होते हैं, तो उनके कारण वो करता है। तो प्रीवी पर्स हटाया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, परमाणु परीक्षण किया, ये तमाम बातें इंदिरा गांधी के समय। उतना ही नहीं, कोयला का भी राष्ट्रीयकरण हुआ और मजदूरों की स्थिति के बारे में तमाम तरह की बातें हुई, भूमि सुधार के भी प्रयास किए गए जहां जितना संभव हुआ, चाहे वो उत्तर प्रदेश, बिहार
उसमें, लेकिन जो अवरोधक तत्व थे वह कम नहीं थे। जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है उसमें ही सुधार करने में इतनी सारी दिक्कतें हो रही थी। तो जो हो, इसी बीच में 1971 के चुनाव को लेकर के जो वो उनका फैसला, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया 12 जून 1975 को। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो जस्टिस महोदय थे जगमोहन सिन्हा, और उन्होंने फैसला दिया और कहा कि इंदिरा गांधी के चुनाव को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, और यह भी कहा कि अगले 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। उस चुनाव के उनको नाकाबिल कर दिया। तो उसके पीछे के क्या कारण था? उसके पीछे का कारण ये था कि राजनारायण ने, जो समाजवादी नेता थे, बड़े प्रखर नेता थे, उन्होंने एक केस लगाया था चुनाव के बारे में कि इसमें सरकारी मिशनरियों का दुरुपयोग हुआ है। और जो कोर्ट ने पाया, 2 आरोप पाए कि यशपाल कपूर, जिन्होंने बाद में इस्तीफा दे दिया था, उस समय लग गया था उनको, तो यशपाल कपूर ने जब इस्तीफा दिया था उसके पहले ही वो राजनीतिक काम में इंदिरा गांधी के साथ थे, तो और उस समय वो सरकारी नौकर थे, तो इसलिए जो है सो उनका मिशनरी का दुरुपयोग हुआ, ये आरोप सिद्ध होता है। हालांकि उन्होंने वेतन वगैरह नहीं लिया था, लेकिन और चुनाव की घोषणा हुई थी, लेकिन अदालत के सक्षम अदालत होती है, तो अदालत ने अपना फैसला लिया, बताया, उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया कि मिशनरी का दुरुपयोग हुआ है। एक तो ये कारण था। दूसरा ये कारण था कि कई आरोप लगाए थे, जिसमें दूसरा आरोप ये था, 4-5 आरोप थे। दूसरा ये था कि जो बिजली विभाग के कर्मचारियों का इस्तेमाल माइक वगैरह की व्यवस्था करने में या उनके मंच को बिजली देने में उनकी सेवाओं का उपयोग किया गया था, तो इसे सरकारी दुरुपयोग का मामला माना गया। इमरजेंसी के बाद जब लगी तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रताड़ना हुई, और इमरजेंसी में जिन पत्रकारों को जेल हुआ, उन पत्रकारों में एक पत्रकार है कुलदीप नैयर। कुलदीप नैयर ने इमरजेंसी की इनसाइड स्टोरी लिखी और उन्होंने स्वीकार किया कि जिन मुद्दों पर इंदिरा गांधी के चुनाव को नल एंड वॉइड साबित किया गया था या घोषणा किया गया था, घोषित कर दिया गया, वो ऐसा ही था जैसे ट्रैफिक रूल तोड़ने के कारण, ये उन्हीं के शब्द हैं, और कोट अनकोट मैं कोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन्हीं के शब्द हैं कि ट्रैफिक रूल भंग करने के कारण जैसे प्रधानमंत्री को अपदस्थ कर दिया जाए, इस तरह का वह फैसला था। ये उन्होंने अपनी किताब में लिखा, और कई लोगों का ऐसा अनुभव था। तो इमरजेंसी लागू कर दी गई। इमरजेंसी लागू करने के बाद जो जिस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हुई, आप जानते ही हैं, 12 जून को ये फैसला आया था। फिर इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट से कुछ महत्वपूर्ण फैसले अपने बचाव में उन्होंने करवाए, और उसके बाद उनका जो राजनीतिक रूप से जिस प्रकार से थोड़ा सा विचलन तो उनमें जरूर हुआ, और एक खतरनाक स्थिति की तरफ वो बढ़ने लगी। तो 25 जून 1975 को जब इमरजेंसी लगा दी गई, तो इमरजेंसी में हुआ क्या? इमरजेंसी में बहुत अत्याचार हुआ, बड़े बड़े नेता और लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार पर आक्रमण हुआ, मौलिक अधिकार स्थगित हो गए, और भी कई तरह की जो है सो स्थितियां घटी जो नहीं घटनी चाहिए थी। सेंसरशिप लागू हो गई, एक स्तर पर जाकर के अत्याचार वगैरह भी कम नहीं हुए लोगों के साथ, चाहे नसबंदी का मामला हो या तुर्कमान गेट का, मतलब तमाम तरह की चीजें हुई। लेकिन इमरजेंसी का एक पक्ष यह भी हुआ कि जो सरकारी बाबू लोग थे, जो दफ्तर जाते थे वो समय पर आने लगे, रेल समय पर चलने लगा, करप्शन बिल्कुल खत्म हो गया, और जो दबंगों की दबंगई पर भी आश्चर्यजनक ढंग से काबू लग गया। तो ये बहुत सारी स्थितियां भी हुई। उसके बाद फिर इमरजेंसी तो लेकिन थोप दी गई। इमरजेंसी तो किसी भी हालत में अच्छी नहीं कही जा सकती है, लेकिन इमरजेंसी लगने की पृष्ठभूमि के बारे में भी हमें जरूर सोचना होगा कि वे कौन से कारक थे जिन्होंने इमरजेंसी की परिस्थितियां उत्पन्न कर दी और इमरजेंसी लगी। जिस समय में इमरजेंसी हटाई गई, उस समय में कोई ऐसी राजनीतिक बाध्यता नहीं थी कि इंदिरा गांधी चुनाव के लिए बाध्य होती या चुनाव कराने के लिए जाती, ऐसी कोई राजनीतिक बाध्यता नहीं थी। लेकिन उन्हें अपने विरासत का ख्याल था। विनोबा भावे वगैरह ने भी बार बार उनसे कहा था, और उन्होंने अचानक तमाम अपने उन शुभचिंतकों और सलाहकारों की सलाह को दरकिनार करते हुए उन्होंने चुनाव की घोषणा कर दी। चुनाव की घोषणा जब कर दी और चुनाव हुए, तो इंदिरा गांधी की हार बहुत बुरी तरह से हुई, जो कि बिल्कुल स्वाभाविक थी। भारत ने बहुत मुश्किल से अपने यहाँ लोकतंत्र पाया है, और लोकतंत्र इसके प्राण का आधार है। तो तमाम बावजूद लेकिन लोकतंत्र की इच्छाओं, दिशाओं, आकांक्षाओं और लोकतंत्र से हमारी उम्मीदों से जो मतलब होता है, उस मतलब से इमरजेंसी कितनी दूर खड़ी थी, यह तो सबको मालूम है।
लेकिन जल्दी ही वे तमाम लोग जो इंदिरा गांधी का के खिलाफ थे और जिन्होंने इंदिरा गांधी का राजनीतिक इस्तेमाल करने में अपने को सफल पाया था, वे तमाम लोग जब इमरजेंसी के बाद उनकी सरकार बनी तो फिर वो सरकार बहुत दिन तक नहीं चल पाई। मोरारजी देसाई जो इंदिरा गांधी के परम विरोधी थे, वे प्रधानमंत्री बने। तो इस तरह से चला। उसके बाद की जो घटनाएं सो अपनी जगह पर हैं, उनमें अभी नहीं जाऊंगा। अभी तो इतना ही, यहाँ इमरजेंसी जिसमें लगी उसका अनुभव बहुत बुरा था। इमरजेंसी की संवैधानिक स्थिति थी, उसकी घोषणा की गई, यह बहुत बुरी स्थिति थी। लेकिन उससे भी बुरी स्थिति यह होती है कि आप बिना घोषित किए अगर इमरजेंसी जैसा आचरण होने लगे, इमरजेंसी जैसा व्यवहार होने लगे, तो बहुत दुखद स्थिति उत्पन्न होती है। तो लोकतंत्र के अपने अनुभव में, अपने संकट के अनुभव में इमरजेंसी और उसके स्वरूप को जरूर याद किया जाना चाहिए और लोगों के मौलिक अधिकार के संदर्भ में, संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में, उसके पालन, अनुपालन और उल्लंघन के संदर्भ में भी इमरजेंसी को और अपनी राजनीतिक स्थितियों को याद किया जाना चाहिए। इमरजेंसी बहुत बुरी होती है, बहुत बुरी थी, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार इमरजेंसी को हम उसी तरह से पहचान लिया करें जैसे 1975 में हम पहचान लेते थे। तो दोस्तों, ये तमाम बातें हैं और इन तमाम बातों पर आपसे अनुरोध है कि आप अपनी राय बनाएं, अपना विचार करें। आज उसकी तारीख है, तरह तरह से इसकी चर्चा होगी, लेकिन आपसे अनुरोध है कि इन मुद्दों को भी ध्यान में रखें, अपनी राय बनाएं और अपनी टिप्पणी जरूर दें। नमस्कार, धन्यवाद। आज तो इतना ही, फिर जल्दी मिलते हैं।